अमेरिका के इस इलेक्शन को पॉडकास्ट इलेक्शन कहा गया है। 2016 में उसको ट्विटर इलेक्शन कहा गया था। ब्राजील में नेता ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी जो बनी है ना, वो यूट्यूब की वजह से बनी है। म्यांमार में रोहिंग्या को लेकर के जो भड़काया जा रहा है वो फेसबुक की देन है। यानी कि अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो ये है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकारें बदलवाने में अहम भूमिका रखती है। ये बात तो विदेशों में बिल्कुल लागू होती है। एक नेता का मैं नाम लेता हूं, ब्राजील में जायर बोल्सोनारो। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि YouTube की वजह से हम सर्वोच्च शिखर पे पहुंचे हैं। जिनको कोई नहीं जानता था उनकी वीडियो पड़ती है YouTube पे, अधिक लोगों तक पहुंचती है, पॉपुलैरिटी बढ़ती है और सर्वोच्च पद तक पहुंच जाती है। क्या भारत में भी सोशल मीडिया ने ऐसा कुछ खेल किया था? तो मैं आपको बताऊं, ये प्रमाणित है कि विदेशों में सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रभाव बनाया हुआ है। ये तय है कि सोशल मीडिया वोटर्स के पैटर्न को अफेक्ट कर रहा है, उनकी आइडियोलॉजी के साथ खेल रहा है और चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका पॉडकास्ट, इससे बेहतर एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। इंडिया में ऐसा क्या है जो यहाँ पर ये प्रभावी नहीं होता? एक तरफ ध्रुव राठी एक वीडियो बना के डालते हैं, ये सरकार वो, ये सरकार ये, वहां से एल्विश यादव डालते हैं कि भाई तेरा इस देश में क्या मतलब है, जर्मन शेफर्ड, इस तरह कह करके शब्दावली चलती थी, वो हमने और आपने देखा। यानी कि एक काउंटर आता है, दूसरा काउंटर तैयार हो जाता है दूसरी आइडियोलॉजी का। फिर रिजल्ट क्या निकलता है कि आपके वीडियो का जो प्रभाव होना चाहिए था वो प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहता है। तो आपको थोड़ा बेसिक समझना होगा कि इंडिया में सोशल मीडिया कैसे काम करता है, पब्लिक की सोच और नजरिया क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इंडिया में ना सोचने का नजरिया थोड़ा सा अलग है। सोशल मीडिया पे ना चकाचौंध देख लेते हैं, नेताओं को देख के अच्छा लगता है, लेकिन पब्लिक क्या चाहती है कि नेता आए और उनसे इंटरेक्शन करें, तभी वो मानेंगे। तभी आप देखते हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, उनकी बड़ी बड़ी रैलीज होती है, भीड़ होती है, क्योंकि उनको पता है कि जो यहाँ का वोटर है वो भीड़ को देख करके ये आकलन लगाता है कि ये पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतने जा रहे हैं। जितने ज्यादा लोग उपस्थित होंगे उतना ज्यादा ही पार्टी प्रभावशाली दिखाई देती है। इसीलिए सारी पार्टियां रैली में भीड़ दिखाने के लिए सारे प्रयास करती है। तभी तो नेताओं के जो रोड शोज होते हैं उसकी मांग कितनी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। पार्टी की ताकत का आकलन कैसा होता है कि इस फलाना पार्टी ने इतनी रैलीज कर दी और उस पार्टी ने सिर्फ इतनी ही रैली की है। यानी कि ताकतवर पार्टी कौन? जिसने सबसे ज्यादा रैली की है। फिर चुनावों के बाद ये समीक्षा की जाती है कि इस फला नेता ने इस फला कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रैली की थी तो वहां सीट कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई, अगर हुई है तो कितना वोट प्रतिशत है वो गिरा है या बढ़ा है, कितने से बढ़ा है, पूरा एनालिसिस चलता है। तो फिजिकल रैली से एक माहौल बनता है, जनता को वही पसंद आता है। दूसरी बात, हर पार्टी अपने स्टार प्रचारकों की एक सूची बनाती है, लिस्ट बनाती है कि किस प्रचारक की कहां पर कितनी ज्यादा मांग है। उसके हिसाब से उन्हीं 10 लोगों की लिस्ट बनी तो वही 10 लोग आगे पीछे करके चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, अपना भाषण देते हैं और जिसकी जहां मांग होती है उसको वैसी सप्लाई कर दिया जाता है। इसमें ज्यादा जोर होता है, हर पार्टी ऐसी लिस्ट बनाती है। जो लोकप्रिय नेता होगा वो ज्यादा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेगा, जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है वो थोड़े से कम क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि देखो, सोशल मीडिया पे चाहते योगी आदित्यनाथ लिख के डाल देते, ये पोस्टर शेयर करवा देते, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन नहीं, भारत की जो जनता है ना, वो ये कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है हमने सुन लिया, लेकिन ये बात हमारे सामने खड़े होकर बोली है। तभी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बार बार वो रैली करते रहते हैं ताकि एक इंटर कनेक्शन बन सके। और जनता का टेस्ट वही है, बोलेगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो आप कीजिए, लेकिन आप मैदान में जरूर आइए क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं। भले ही भारत में फेसबुक पर बहुत ज्यादा यूजर्स हो गए ना, आप सिर्फ फेसबुक पर ही अधीन नहीं हो सकते हैं, जनता के भी जाना पड़ेगा और आपको रैली करनी होगी और सीधा संदेश देना होगा कि यहाँ की जनता की वही मांग है। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया बिल्कुल खराब नहीं हो जाता, किसी काम का नहीं रह जाता, ये कहना भी आपके लिए मैं बता दूं सही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है ना, वो नैरेटिव को धीरे धीरे पकाता है। वो अल्टीमेटली आप जब ग्राउंड पे जाते हैं ना, उसका फायदा आपको मिलने लगता है। नैरेटिव बिल्डिंग में सोशल मीडिया इंडिया में कामयाब है। एक चीज और है, देखिए, अगर आप पॉलिटिकल कंटेंट अगर इंडिया में देखेंगे और ही विदेशों का पॉलिटिकल कंटेंट आप देखेंगे तो यहाँ का लद्दड़ है, एक तरह से कोई कंटेंट है ही नहीं, किसी प्रकार का कंटेंट नहीं। यहाँ पर क्या देखा जाता है, वही अश्लील कंटेंट ज्यादा देखे जाएंगे। यहाँ पर पॉलिटिकल कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, थर्ड ग्रेड पॉलिटिकल कंटेंट बनते हैं। तो पब्लिक को भी इस पे मजा नहीं आता, उसको रील ही देखनी है, उसको सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट करना है। लबोलबाब बात यह है कि एंटरटेनमेंट के लिए ही इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, भारत में खास तौर। हाँ, लेकिन ट्विटर की अगर बात की जाए तो वो कंटेंट वहां पर थोड़ा आपको अच्छा मिल जाता है,
थोड़ा ठीक मिल जाता है, लेकिन उसकी पहुंच बहुत ज्यादा लिमिटेड है और सीमित है। तो जहां कंटेंट अच्छा है वहां लोगों तक की पहुंच नहीं, जहां लोगों की पहुंच है वहां कंटेंट में अश्लीलता ज्यादा है, वहां प्रॉपर कंटेंट भी नहीं है ताकि पब्लिक देखे, समझे और अपना दिमाग बदले या फिर विचार बदले, सोच बदले, अपना बिहेवियर, जो उनका बिहेवियर है, वोटिंग पैटर्न है, उसको बदले। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ट्विटर ना मोटे तौर पर एक हिंदी वाला व्यक्ति नहीं चलाता है ना, जो अंग्रेजी जानता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, वही ट्विटर पे बना हुआ है। बाकी सब फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बने हुए हैं और अधिकांश यही लोग इस्तेमाल भी करते हैं। मैं एक पोल अगर कर लूँ कमेंट सेक्शन में, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा जो ऐप है आप कौन सी चलाते हैं, ट्विटर पे चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि लोग ट्विटर बहुत कम लिखेंगे, यूट्यूब फेसबुक ज्यादा लिखेंगे और इंस्टाग्राम तो बाय डिफॉल्ट लगभग अधिकांश लोग इस पे सक्रिय रहते हैं। अब अगली बात करते हैं कि भारत में जब कोई नैरेटिव सोशल मीडिया अगर बिल्ड करे तो क्यों नहीं हो पाता। जैसे ध्रुव राठी ने बोला कि ये सरकार के में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा रहा, 45 साल से अगर आप देखेंगे डाटा आया है, इन्फ्लेशन कितना ज्यादा बढ़ गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उस सरकार में ये तमाम तथ्य देते हैं, लोग सुनते हैं, उनके करोड़ों में व्यूज आते हैं, चहेते बने हुए हैं। और इस बार लोकसभा चुनाव में एक चीज देखी गई थी कि उन्होंने जो वीडियोस बनाए थे रीजनल लैंग्वेजेस में भी उन्होंने इसको पब्लिश भी किया था ताकि जो उनकी बात है मेजर लोगों तक पहुंचे। ये बात लोगों तक पहुंची, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना था नहीं था ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया तो उसके काउंटर में एक और वीडियो बन जाता है, राइट विंग हो गए या फिर दक्षिणपंथी सोच रखने वाले हो गए या फिर जो उस तरफ रुझान रखने वाले जो इन्फ्लुएंसर है, फिर वो एक वीडियो बना देते हैं ध्रुव राठी के काउंटर में कि उसके हर एक पॉइंट का काउंटर ही रहा, उसके हर एक पॉइंट का काउंटर ही रहा। इससे क्या होता है ना कि एक प्रॉपर जो नैरेटिव है वो बिल्ड हो ही नहीं सकता, जो अमेरिका में और जो आपके विदेश है उसमें बहुत आसानी से हो जाता है। इंडिया में और विदेशों में बहुत बड़ा अंतर क्या है, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर यूरोप की तरह भारत एक होमोजेनस समूह वाला देश नहीं है। यहाँ पर धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और समस्याओं में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता है कि यहाँ कोई एक नैरेटिव पूरे देश को प्रभावित कर ही नहीं सकता। आपका अगर एक नैरेटिव नेशनल इंटरेस्ट पर आएगा तो वही नैरेटिव रीजनल लैंग्वेज पे जाकर बना दिया जाएगा, उसको जातियों में तोड़ दिया जाएगा, उसमें उपजातियों में तोड़ दिया जाएगा और तमाम चीजें खिंचती चली जाएंगी। आपका नैरेटिव जो सेट किया है वो नैरेटिव ही गायब हो जाएगा और दूसरा नया नैरेटिव बनकर तैयार हो जाएगा। एक ये भी बहुत बड़ा अंतर है कि विदेशों में एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है और पब्लिक उसी नैरेटिव के इर्द गिर्द घूमने लगती है, लेकिन यहाँ पर तो एक नैरेटिव सेट करेंगे तो यहाँ 10,000 नैरेटिव और सेट कर दिए जाते हैं। पहले क्या सेट हो गया, अंतिम में क्या सेट हो गया, पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आता है, वो धर्म, जाति और इस सब में बट जाता, तो इसीलिए वो नैरेटिव सेट नहीं हो पाता। जब कोई इन्फ्लुएंसर एक नैरेटिव सेट करता है तो दूसरा उसको काउंटर कर देता है और दोनों नैरेटिव को समर्थन करने वालों की जो संख्या है बहुत ज्यादा होती है। ध्रुव ले लो चाहे एल्विश ले लो, इन लोगों का नाम ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये अच्छा खासा लड़ते हैं सोशल मीडिया पे, मसाले देते हैं, तो आप कनेक्ट कर लेंगे तो दोनों ही नैरेटिव जो होते हैं ना वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, फिर बात खत्म। सब पर असर डालने वाला और लंबे समय तक असर डालने वाला नैरेटिव भारत में बन ही नहीं पाता। ये सबसे बड़ी वजह बन जाती है। जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप सोचें कि पलट देंगे, ये स्थिति नहीं बन पाती। वजह मैंने आपको बताई। भारत की जनता ना ये चाहती है कि जो नेता है ना वो बाहर बैठ करके सिर्फ हवाई बातें ना करे, वो उनके सामने यहाँ पर आए और बातचीत करे। ट्विटर भारत में कब से इस्तेमाल हो रहा है? कल परसों तो ट्विटर नहीं आया है। जब 2016 का चुनाव जब लड़ा गया था अमेरिका में, ट्विटर इलेक्शन बोला गया था, 9 साल बाद भी उसी का हम टूल बना करके भारत के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। पब्लिक का सिंपल है, आइए बातचीत कीजिए और इंटरेक्शन कीजिए, सामने वादा करके जाइए, हम नहीं बदलने वाले। तो ट्विटर भारत में बहुत प्रभावी टूल कहां बन पाया, 9 साल बाद भी नहीं बन पाया, यही वजह है। लेकिन उसी ट्विटर को खरीदकर एलॉन मस्क ने ब्राजील, कनाडा, अमेरिका के चुनाव तक को प्रभावित कर दिया। ये ताकत है, जो समझ जाता है वो खेल हो जाता है। अमेरिका का अगला चुनाव एआई पर होगा। अब आप बोलेंगे भारत का तो ये वाला चुनाव एआई पे हो रहा है, लेकिन दोस्त देखो जितनी गंभीरता से उस एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है उतना ही गंदी तरीके से, बहुत ही खराब तरीके से भारत में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। वीडियो को देखने के बाद हंसी आती है। अरविंद केजरीवाल जी प्रणाम कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और अगली ही वीडियो निकल के आती है कि भीमराव अंबेडकर जी अरविंद केजरीवाल को मार रहे हैं। ऐसे इस्तेमाल एआई का किया जा रहा है, उसको देख के हंसी आती है। लेकिन अमेरिका का जब चुनाव अगला होगा वो देखने लायक होगा कि वो किस तरह से उसको एआई का इस्तेमाल करेंगे और चुनाव कैंपेन कैसा होगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन भारत में दिल्ली विधानसभा चुनाव में देख रहा हूँ जिस तरह के जो एआई टूल्स के इस्तेमाल हो रहे हैं वो हास्यास्पद। अगर एआई का ना बहुत ही बारीकी से आप उसका इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन भारत में वो तो संभव नहीं दिखाई दे रहा है, गंभीरता की बहुत ज्यादा कमी है। एक चीज जरूर कहा जा सकता है कि अमेरिका में पॉडकास्ट इलेक्शन के बाद हुआ गया है ना, अब ये कल्चर इंडिया के अंदर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो मैं ये इस बात को कह सकता हूँ कि अमेरिका में जो रोगन के पॉडकास्ट की लोकप्रियता और पॉडकास्ट के जरिए
ट्रंप की जीत के प्रचार से प्रभावित होकर भारत के नेता भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे जाने लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी को हमने देख लिया, पहले अरविंद केजरीवाल गए, कई घंटे पॉडकास्ट किया और उसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये लोग जा रहे हैं, पॉडकास्ट पे बैठ रहे हैं, अलग अलग इन्फ्लुएंसर के पास जा रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि एक इम्पैक्ट बनाया जा सके। कॉपी तो करने शुरू हो चुके हैं। अब भारत में कल्चर पॉडकास्ट का बहुत बढ़ने वाला है। नरेंद्र मोदी हो, केजरीवाल हो, नितिन गडकरी हो, बहुत से मिनिस्टर्स हैं वो पॉडकास्ट पे जाने लगे हैं। देर से ही सही, लेकिन पॉडकास्ट कल्चर भारत के अंदर अब आ गया है। अब इस पे नेता इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसका कितना फायदा होगा ये तो मैं आज बता ही नहीं सकता, लेकिन आने वाले वक्त में इस कल्चर के बारे में और इसका इम्पैक्ट सोशल मीडिया का, पॉडकास्ट का क्या पड़ा इलेक्शंस पे, ये तो भविष्य ही बताएगा, एनालिसिस ही बताएंगे। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल और पॉडकास्ट कल्चर का प्रयोग राजनीति के लिए भी होना शुरू हो गया। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।